नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ दायर याचिका का मामला बताते चले आपको कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई और 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने की ये याचिका है। राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर राज्य सरकार ने अनुमति मांगी है। आपको ये भी जानकारी देते चले, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं। 22 नवंबर को सीएम धामी भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले इस पूरे मामले को लेकर। 22 नवंबर को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने की ये याचिका और राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर राज्य सरकार ने अनुमति मांगी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार दिल्ली में मौजूद है और 22 नवंबर को सीएम धामी भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर राज्य सरकार ने अनुमति मांगी है। तो 22 नवंबर को सुप्रीम सुनवाई होगी। बताते चले आपको कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सरकार ने मांगी है अनुमति और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ दायर याचिका का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई थी। बताते चले आपको कि 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा और सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने की ये याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होगी 22 नवंबर को और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर राज्य सरकार ने अनुमति मांगी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में मौजूद हैं। सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती और राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सरकार ने अनुमति मांगी है और इस पूरे मामले को लेकर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। और अपडेट के साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मामला इस तरीके का नहीं है। दरअसल उस समय पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा उत्तराखंड सरकार ने चलाया था, तब तत्कालीन सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी थी। उमेश कुमार के हक में ये फैसला हुआ था। इसके अगेंस्ट में एसएलपी दाखिल की थी त्रिवेंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। अब क्योंकि त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री नहीं है, धामी जी मुख्यमंत्री है, तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली है कि हम उस एसएलपी को वापस लेना चाहते हैं। यानी वो जो उमेश कुमार पे राजद्रोह का मुकदमा खत्म किया था हाईकोर्ट ने, उस पर ये कहा था राज्य सरकार ने कि हम वो मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं और हम अपनी एसएलपी वापस ले रहे हैं। दरअसल त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर भी किया था कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज करे। और इसमें इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरेंद्र सिंह रावत, यानी 2 सीआईएल और 2 एसएलपी और दाखिल हुई थी और वो अभी बरकरार हैं। अगर राज्य सरकार एसएलपी को वापस ले लेती है तो ये त्रिवेंद्र रावत के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो सरकार एसएलपी दाखिल करती है कि उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और त्रिवेंद्र के फैसले पर यह बड़ा झटका होगा। इसलिए त्रिवेंद्र दिल्ली में है, भाजपा आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं इसमें हो सकता है पुष्कर धामी भी अपना पक्ष रखें और ये बताएं कि अर्जी वापस लेने का कारण क्या है। और दूसरी बड़ी बात यह है, बीजेपी के अंदर त्रिवेंद्र रावत के जो गुट के लोग हैं उनकी भी थोड़ा नाराजगी सामने आ रही है कि अगर एसएलपी वापस होती है तो ये त्रिवेंद्र रावत के फैसले पर बड़ा झटका होगा। इसलिए तमाम गतिविधियां दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं। वाकई सुरेंद्र, देखिए ये जो कुछ भी हुआ अभी तक, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई बयान आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, त्रिवेंद्र रावत दिल्ली में मौजूद हैं और शायद भाजपा आलाकमान ने इस मुद्दे पर त्रिवेंद्र से और संगठन से कहा है कि इस पर जल्दबाजी न की जाए और थोड़ा रुककर, थोड़ा समझकर चीजों को रखा जाए। इसलिए हमें लगता नहीं है कि अभी त्रिवेंद्र इसमें बहुत जल्दबाजी करेंगे कोई बयान देने पर। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मामला और उमेश कुमार के खिलाफ केस वापस लेने से त्रिवेंद्र रावत नाराज है। धामी सरकार ने एसएलपी वापस लेने के लिए दायर किया है हलफनामा। त्रिवेंद्र रावत ने मामले में जेपी नड्डा से शिकायत की और सीएम धामी और त्रिवेंद्र रावत के बीच विवाद बढ़ा है। राज्य सरकार के मामले में एसएलपी वापस लेने से बढ़ेगी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किल। बीजेपी आलाकमान ने मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का पक्ष भी जाना है और सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच से विवाद के अंदर कशमकश की स्थिति है। तो धामी सरकार के फैसले से नाखुश नजर आ रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी आलाकमान से शिकायत की और धामी सरकार के फैसले से नाखुश है त्रिवेंद्र रावत। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पूर्व सीएम वर्सेस सरकार चल रहा है और त्रिवेंद्र ने बीजेपी आलाकमान से शिकायत की है। सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच कहीं न कहीं विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसएलपी वापस लेने से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। बताते चले कि सीएम धामी और त्रिवेंद्र रावत के विवाद से बीजेपी में और अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, देखिए इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं पूर्व सीएम और वर्सेस सरकार चल रहा है। सुरेंद्र, आपका सवाल बिल्कुल अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बार। सुरेंद्र, ये जो मामला है आपको बताते चले कि उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का ये पूरा मामला है और कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में पूर्व सीएम वर्सेस सरकार चल रहा है। देखिए बिल्कुल पूर्व सीएम वर्सेस सरकार चल रहा है, वही जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री थे और उस सरकार का ये फैसला था और भाजपा की सरकार थी। अब ये बातें आ रही हैं कि अगर राज्य सरकार उस अर्जी को वापस लेती है तो त्रिवेंद्र रावत ये पक्ष रख रहे हैं इस समय आलाकमान के पास कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सेटबैक वाली स्थिति होगी। लेकिन राज्य सरकार इस पर क्या सोचती है, राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, ये हो सकता है मुख्यमंत्री आलाकमान के सामने रखें। लेकिन ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है जिसमें अगर अर्जी वापस होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ही दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि उनको इंडिविजुअल ज्यादा ताकत के साथ अपना कोर्ट में पक्ष रखना होगा। सरकार जब कोई एसएलपी डालती है तो उसका वजन ज्यादा माना जाता है इंडिविजुअल तरीके से अगर अपना पक्ष रखा जाए। हालांकि इस पर भाजपा आलाकमान भी मंथन कर रहा है, मुख्यमंत्री भी इस पर मंथन कर रहे होंगे और हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और कल सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। कल शाम 4:30 पर सीएम धामी पहुंचेंगे दिल्ली। आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और सीएम धामी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। कल सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और कल शाम 4:30 पर सीएम धामी का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा भी संभव है। बीजेपी नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करेंगे, उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि कल शाम 4:30 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, कल सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार प्रसार में सीएम धामी नजर आएंगे। तो कल सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4:30 का वक्त बताया गया जब सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा संभव है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
हवाल बाग में आयोजित आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उत्पादों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 39,804.96 लाख रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि आजीविका महोत्सव से प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं न कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने संवाद किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। तो तस्वीरें देखिए निकल कर आई सामने चंपावत से खबर बताते चले आपको, जहां जो लोगों की परेशानी थी उसे सुनते हुए सीएम धामी नजर आए। चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं और परेशानियों को सुना और फिर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द परेशानी दूर करने के, जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बहुत ही दर्दनाक साबित हुए। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बेहद दर्दनाक साबित हुए। 3 हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी और चमोली में हुए इन हादसों से पूरा उत्तराखंड सहम गया। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की करते हैं तो यहाँ पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास एक कार अचानक 200 मीटर गहरी खाई में समा गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरा हादसा चमोली में शुक्रवार देर शाम को हुआ था, जहां पर पल्ला जकोला मोटर मार्ग पर एक वाहन 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा इतना खतरनाक था कि देर रात तक एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही। उत्तरकाशी और चमोली इन दोनों ही हादसों पर सीएम धामी ने दुख जताया है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं तीसरा हादसा चमोली के देवाल में हुआ, जहां कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे शुक्रवार दोपहर बाद से ही अचानक लापता हो गए थे और परिवार उन्हें ढूंढ रहा था और बाद में चारों का शव नदी से बरामद किया गया। दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी सिगरेट और सफेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह तो न हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान न हो। फिलहाल इन तीनों हादसों ने उत्तराखंड को दहला दिया है। साथ ही चमोली और उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसों ने सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर गाड़ियां खाई में कैसे गिर जा रही हैं? संवेदनशील रास्तों पर क्यों बैरियर नहीं लगाए गए हैं? चमोली से सुरेंद्र रावत और उत्तरकाशी से मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज स्टेट।
आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शाम 3:35 पर शीतकालीन के लिए बंद किए गए और इस दौरान करीब 10,000 श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। कपाट बंद होने के मौके पर सेना के मधुर बैंड ने लोगों को भाव विभोर कर दिया और श्रद्धालु लोक गीतों पर जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली में भगवान बद्रीनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं। शाम 3:35 पर भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होते वक्त आर्मी के मधुर बैंड ने सबको भावुक कर दिया। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल को घृत कंबल पहनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान के कपाट बंद होने की प्रक्रिया देखी। पूरी बद्रीनाथपुरी जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ गुंजायमान हो उठी। मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर समिति के सदस्यों और सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद किए। मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी नंबूदरी ने इस वर्ष की अंतिम पूजा की। कपाट बंद होने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी दिखाई दी। महिलाएं और पुरुष इस दौरान लोक गीतों पर नृत्य करते भी दिखाई दिए। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 17,58,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ पहुंचे थे। चमोली से